हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज चर्चा का मुद्दा है महिला आरक्षण के पक्ष विपक्ष। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख हैंगिंग फायर फॉर 27 years हाउ वुमेन रिजर्वेशन बिल केप्ट लैप्सिंग थ्रू इट्स टुमल्टुअस जर्नी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा संसदीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। ये लोकसभा से पारित हो चुका है और इसके बाद देश में इसकी आवश्यकता और चुनौतियों को लेकर बहस तेज हो गई है। इसके साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आजादी के साथ ही महिलाओं को समान राजनीतिक संवैधानिक अधिकार देने वाले भारत को आज 75 वर्ष बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कानून इतने मजबूत हैं कि गाहे बगाहे उच्चतम न्यायालय तक में ये बात उठ चुकी है कि इनका दुरुपयोग रोकने के कदम उठाने होंगे कि कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये पुरुष शोषण का हथियार न बन जाए। इसका मतलब तो ये है कि भारतीय महिलाएं बहुत सशक्त हैं। फिर इस विधेयक की जरूरत क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, किसी समाज की प्रगति मैं उस समाज में महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। तो क्या सही में भारतीय महिलाओं ने इतनी प्रगति कर ली है कि उन्हें ऐसे किसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं है? वहीं हेनरिक इब्सन ने कहा था कि एक औरत आज के समाज में जैसी है वो वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये समाज पितृसत्तात्मक है और जहां कानून के निर्माता भी पुरुष हैं और न्यायिक प्रणाली भी वैसी ही है जो पितृसत्तात्मक दृष्टि के तहत ही स्त्रियों का न्याय करती है। तो क्या भारतीय समाज को हम इब्सन के नजरिए से समझ सकते हैं, या हम ये माने कि क्योंकि विविधता को प्रतिनिधित्व देने से समानता का भाव आता है इसलिए यह कदम उठाया गया है? लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या महिलाएं अभी तक समान नहीं थी? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत में महिलाओं के लिए विधायिका में आरक्षण की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। असल में भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है। साल 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र में 3 महिला निकायों द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से एक आधिकारिक ज्ञापन को प्रस्तुत किया गया था। इसमें नेता बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने लिखा था कि किसी भी प्रकार की ज्यादा रियायत की मांग राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता के लिए भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक मांग का उल्लंघन है। ऐसे ही महिला आरक्षण का मुद्दा संविधान सभा की बहसों में भी उठा, लेकिन इसे अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया गया था। उस समय ये मान लिया गया था कि लोकतंत्र सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। आगे फिर एक लंबे अरसे के बाद भारत में महिला आरक्षण संबंधित पहला प्रयास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में मई 1989 में किया गया। लेकिन ये राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता था। ये विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके बाद 1992 और 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इससे संबंधित बिल पेश किया गया, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित होने में सफल रहा। इसके तहत भारत में पहली बार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सभी सीटों और अध्यक्ष पदों पर 1/3 यानी 33% के आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। हालांकि इससे पहले साल 1983 में ही कर्नाटक ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण लागू कर दिया था। आगे चलकर लोकसभा और राज्यसभा के लिए महिला आरक्षण का पहला प्रयास साल 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने किया। इसके लिए संसद में 81वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विधेयक को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिली। इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि लोकसभा के विघटन के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया था। इसके बाद एक एक करके साल 1998, 99, 2002
और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत विधेयक को फिर से पेश किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सके। इसके बाद साल 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया। करीब 2 साल बाद 2010 में इसे राज्यसभा से पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में ये पारित नहीं हो सका। 2010 के बाद अब एक बार फिर महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक सुर्खियों में है। इस बार केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। तो चलिए इसके बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए यथासंभव 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। यह आरक्षण विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद से प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण की अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधेयक में प्रावधान है कि इसे रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा, जिसे प्रत्येक परिसीमन के बाद बदला जाएगा। अब इसके बाद एक सवाल उठता है, वो ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो भारत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW का एक हस्ताक्षर करता देश है। ये कन्वेंशन राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। लेकिन कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भारत में निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामलों में भारी भेदभाव है। इसे संसद के विशेष सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आखिरी भाषण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 ही रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल जनप्रतिनिधियों में से 10% से भी कम महिलाएं ही अभी तक संसद पहुंच चुकी हैं। अंतर संसदीय संघ के 1 सितंबर 2023 तक के आंकड़ों की माने तो संसद में महिला भागीदारी के मामले में भारत 141वें नंबर पर आता है, जहां 538 में से कुल 82 सीटें ही महिलाओं के पास हैं, जो प्रतिशत में मात्र 15.24% ही है। वहीं राज्यसभा में यह आंकड़ा 13.9% है, जबकि प्रथम रैंक पर आने वाले रवांडा में ये 61.3% है। भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे पड़ोसी मुल्कों से भी पीछे है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत ने 140 देशों में 127वीं रैंक हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका और भूटान भारत से अच्छी स्थिति में है और बांग्लादेश ने तो भारत से कहीं आगे 59वां स्थान हासिल किया है। महिला समानता के मामले में राज्य विधानसभाओं में स्थिति और भी खतरनाक है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केवल 10 राज्यों में ही महिलाओं की हिस्सेदारी दोहरे अंकों में है। इसमें सबसे ज्यादा महिला हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ में यानी 14.44% है, जबकि मिजोरम और नागालैंड में तो कोई महिला विधायक ही नहीं थी। हालांकि हालिया संपन्न नागालैंड चुनाव में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। 2023 में संपन्न हुए चुनावों में नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में 2 महिला विधायक बनी हैं। इनका नाम हेकानी जाखालू और सलहुतुनु क्रूसे है। चलिए अब समझते हैं कि महिला प्रतिनिधित्व आखिर आवश्यक क्यों है। दरअसल अगर किसी समूह को राजनीतिक व्यवस्था में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो नीति निर्माण को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। साथ ही उनको प्रभावित करने वाले कई मामलों में भी उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसे एक उदाहरण के जरिए से समझते हैं। जैसे जब GST लागू किया गया था तो सैनिटरी पैड्स पर GST की दर 12% थी। अब चूंकि महिलाओं के लिए ये एक आवश्यक सामग्री है और इसके महंगे होते ही ये बहुत सी महिलाओं की पहुंच से बाहर हो गया, जबकि हम जानते हैं कि इससे न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि स्वच्छता संबंधी कई दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। जबकि काजल, सिंदूर, कांच की चूड़ियों पर 0% टैक्स लगाया गया था। मगर ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब GST परिषद का गठन किया गया था तो उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं थी।
इसीलिए सैनिटरी पैड्स को गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे चर्म उत्पाद, खिलौने आदि के साथ रख दिया गया। इससे साफ था कि ये फैसला लिंग समावेशी नहीं था। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी इसे गलत माना और आखिरकार साल 2018 में सरकार ने इसे टैक्स के दायरे से बाहर भी कर दिया। सरकार की कई योजनाओं सहित इस प्रयास के असर को NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों से समझा जा सकता है। इसके मुताबिक 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग NFHS 4 के 42% से बढ़कर 64% हो गया है। इससे साफ है कि संस्थाओं में जिसके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हों उनका प्रतिनिधित्व जरूरी भी है। साल 2015 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट में भी ये सुझाव दिया गया था कि सरकार के सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटें आरक्षित की जाएं। इससे पहले साल 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनी राष्ट्रीय नीति में भी कहा गया था कि उच्च विधायी निकायों में आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि स्थानीय निकायों में 8 सितंबर 2021 तक कम से कम 18 राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का आंकड़ा 50% से ज्यादा था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 13,75,914 महिला प्रतिनिधि हैं और इनमें से जिला पंचायत में 8,091, पंचायत समितियों में 75,620 और ग्राम पंचायतों में 12,92,203 महिला प्रतिनिधि हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो ये कि स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण से आखिर क्या परिवर्तन आए जो इसे उच्च स्तर तक लागू किया जाना चाहिए। तो दरअसल इस परिवर्तन को हम विभिन्न रिपोर्ट्स के जरिए से समझ सकते हैं। जैसे चट्टोपाध्याय और डुफ्लो द्वारा 2004 में किए गए अध्ययन बताते हैं कि महिला नीति निर्माताओं ने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पीने के पानी, सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान और शिक्षा पर ज्यादा निवेश किया है और साल 2012 में किए गए सर्वे से भी ये बात साफ हुई है। इसके मुताबिक महिला पार्षदों के लिए आरक्षित सीटों पर शैक्षिक प्राप्ति दर में सुधार हुआ है, तो वहीं किशोरों की शैक्षिक उपस्थिति में लिंग अंतर में भी कमी आई है। वहीं 2009 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर स्थायी समिति ने भी ये कहा था कि स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इससे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी आई है। दरअसल महिला आरक्षण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं वोटिंग में ज्यादा भाग लेती हैं। वो न केवल राज्य विधानसभाओं में बल्कि लोकसभा चुनावों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कुल 67.01% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था, वहीं महिला वोटर्स का ये प्रतिशत 67.18 था। तो ऐसे में महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो प्रतिनिधित्व के मामले में विविधता आएगी और ये विविधता लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इसके अलावा आज महिला हितों से जुड़े जो भी कानून हैं वो दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों तक ही सीमित हैं। तो विधायिका में महिला भागीदारी का एक फायदा ये भी होगा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे और उनसे जुड़े कानूनों का दायरा बढ़ सकता है। महिलाओं से संबंधित कानून बनाए तो गए हैं लेकिन उनके अनुपालन में दृढ़ता की कमी दिखती है। इसलिए जब एक तरफ हम न्यायालय में ये सुर सुने कि ये कानून पुरुष शोषण के हथियार बन गए हैं तो NCRB के आंकड़ों को भी हमें देखना होगा। दरअसल NCRB के अनुसार देश में साल 2017 से 2021 तक दहेज के चलते मौत के कुल 35,493 मामले सामने आए और उत्तर प्रदेश में तो दहेज के कारण हर दिन 6 मौतें दर्ज की गई। इससे साफ है कि भारत में महिला सशक्तिकरण इतना भी सशक्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब महिलाएं विधायिकाओं में चुनकर आएंगी तो इन मामलों पर बेहतर कार्य हो सकेगा। वहीं कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर अभी भी ठोस कदम का अभाव दिखता है। जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के तहत अगर कंपनी की चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तथा कंपनी की प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं तो निर्दिष्ट कंपनियों में न्यूनतम 1 महिला निदेशक होनी चाहिए।
फरवरी 2022 की डेलॉयट ग्लोबल की वुमेन इन बोर्डरूम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बोर्ड की मात्र 17.1% सीटें ही महिलाओं के पास हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 19.7% बोर्ड सीटों पर महिलाएं नियुक्त हैं। यानी घरेलू और सार्वजनिक दोनों ही तौर पर वो भेदभाव और अत्याचार का शिकार हो रही हैं। इसलिए आरक्षण के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है तो उनके हक में बोलने, लड़ने और खड़े होने वाला एक बड़ा तबका होगा। इससे न सिर्फ उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों में कटौती हो सकेगी, बल्कि असमानता में भी कमी आएगी। इसके अलावा इन सब से इतर इस तरह के आरक्षण से संविधान में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भी ये विधेयक जरूरी है। मगर अब सवाल उठता है कि एक तबका इसकी आलोचना क्यों कर रहा है और उसे इससे लेकर क्या समस्या है। शायद आपने प्रसिद्ध वेब सीरीज जरूर देखी होगी, जिसमें जब अपने ऑफिस में नवनियुक्त सचिव गांव के प्रधान के सिग्नेचर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रधान पद पर महिला तो है, लेकिन सारे काम उनका पति प्रधान पति बनकर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल वेब सीरीज का किस्सा है, बल्कि ये एक जमीनी हकीकत भी है और आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती हैं। दरअसल कागजों पर तो महिला प्रतिनिधि होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व कोई पुरुष यानी जैसे ससुर, पति, पिता, भाई या बेटा कर रहा होता है। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उच्च विधायिका में भी ऐसा हो सकता है। इससे महिला का सशक्तिकरण होने की बजाय वो और हाशिए पर चली जाएंगी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वो अपने घर के पुरुषों पर निर्भर हो जाएंगी और इससे और भी कई समस्याएं बढ़ेंगी। जैसे कि समाज का एक बड़ा तबका आरक्षण का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आरक्षण के जरिए योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है और ऐसे में महिलाओं के लिए भी लोग यही राय बना सकते हैं। वो आरोप लगा सकते हैं कि महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए आरक्षण द्वारा उनकी तरक्की की जा रही है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव के समय उन्हें सामाजिक तानों का और ज्यादा शिकार होना पड़ सकता है और इससे उन्हें असमान मानने के विचार को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं फिर सामान्य सीटों पर उन्हें खड़ा करने के बारे में विचार ही नहीं किया जाएगा और वो सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही सीमित कर दी जाएंगी। इसे संविधान सभा में महिला सदस्यों के तर्क से समझा जा सकता है। दरअसल संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दाक्षायनी वेलायुधन ने आरक्षण का विरोध किया था। वहीं संविधान सभा में रेणुका रे ने महिला आरक्षण के खिलाफ तर्क देते हुए कहा था कि जब महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है तो सामान्य सीटों के लिए उनके विचार का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो कितनी भी सक्षम क्यों ना हो। इसके अलावा कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि महिला आरक्षण से चुनाव सुधारों के बड़े मुद्दे जैसे राजनीति के अपराधीकरण, राजनीति में आंतरिक लोकतंत्र, काले धन का बढ़ता उपयोग आदि गौण हो जाएंगे। वहीं जातिगत आरक्षण को इसलिए सही माना जाता है क्योंकि एक जाति समूह से भिन्न होती है और समरूप समुदाय का हिस्सा नहीं होती, जबकि महिला आरक्षण के संबंध में ऐसे तर्क नहीं दिए जा सकते। और महिला आरक्षण के विरोध में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि महिलाओं के हितों को अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके आरक्षण की बात बेमानी है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को कुछ एक उम्मीदवारों तक ही सीमित कर सकता है। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो उन्हें ही टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं इससे चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांत भी कमजोर होंगे, क्योंकि लोकतंत्र मतदाताओं को पसंद नापसंद का अधिकार देता है, न कि इसे सीमित करने पर जोर। इसके अलावा कुछ लोग इसे भारतीय पारिवारिक ढांचे के विरुद्ध मानते हैं। दरअसल उनका कहना है कि महिलाओं का विधायिका में जैसे जैसे कद बढ़ता जाएगा, पारिवारिक ढांचा कमजोर होता जाएगा, क्योंकि फिर वो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है के तर्क पर काम करेंगी। इससे पारिवारिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है। वहीं लोगों का एक तर्क ये भी है कि समाजीकरण की दिशा में लैंगिक समानता स्वयं ही हासिल हो जाएगी। जैसे कि जहां पहली लोकसभा में केवल 5% सदस्य ही महिला थीं, जबकि आज वो लगभग 15% की हिस्सेदारी रखती हैं। तो ऐसे ही एक समय बाद वो खुद ब खुद समानता के कगार पर पहुंच जाएंगी और इसे कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस तरह के आरक्षण के स्थान पर सामाजिक जागरूकता,
महिला शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे वो सही में समानता हासिल कर लें। चलिए अब इन तर्क वितर्क के बाद ये जानते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो ये कहना कि समाज अपने आप खड़ा होगा बेमानी है, क्योंकि समाज की गतिशीलता बहुत धीमी होती है और इस धीमी गतिशीलता में हम आधी आबादी से उसका हक नहीं छीन सकते। समाज की गतिशीलता के इंतजार में न दहेज हत्या पर रोक लग सकेगी, न घरेलू हिंसा जैसी अन्य बुराइयों को खत्म किया जा सकेगा। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आगे आना होता है। 1947 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने कहा था, हम हमेशा मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के अधिकारों के साथ स्वतंत्रता की भी गारंटी होगी। लेकिन 75 साल तक हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सका है। अगर ऐसा होता तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर 64.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% नहीं होती। नहीं समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे नियम लागू होने के बावजूद महिला मजदूरों को कम वेतन दिया जाता, और इतना ही नहीं, खेल और फिल्म इंडस्ट्री तक में वो असमानता का शिकार नहीं होती। और बात करें पारिवारिक ढांचे की, तो इसके ताने बाने का हवाला देकर भी औरतों की उड़ान को सीमित नहीं किया जा सकता। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। देश ने कई बेहतर महिला नेतृत्वकर्ताओं को देखा है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडिया स्पेंड द्वारा 2017 में तमिलनाडु के 6 जिलों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि 60% महिला निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से ही कार्य कर रही हैं। वहीं 2009 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को पुरुषों की प्रॉक्सी होने के बारे में जो चिंताएं हैं वो निराधार हैं। ये तर्क कि महिला आरक्षण किसी की पसंद को सीमित करेगा गलत है। देखा जाए तो ये विविधता का समावेश कर समाजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इसलिए हमें सामाजिक जागरूकता द्वारा इसकी स्वीकृति पर जोर देना चाहिए। अंत में, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही सामाजिक सशक्तिकरण को नापा जा सकता है, इसलिए हमें लोगों की चिंताएं दूर करने पर विचार करना चाहिए, न कि इसके विरोध में हाँ मिलानी चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। महिला आरक्षण विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बाधक है या बेहतर कदम? विवेचना कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।